मैं 17 साल की एक खूबसूरत पठानी थी। मेरी आंखें नशीली और मेरी रंगत सुर्ख व सफेद थी। जो भी मुझे देखता बस मेरा दीवाना हो जाता। हम क्वेटा शहर के रहने वाले हैं, मगर हालात खराब होने की वजह से हम अपना शहर छोड़कर लाहौर आ गए थे और यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगे थे। मैंने जब से होश संभाला था, मेरी अम्मी मुझसे एक अजीब सा काम करवा रही थी। वो रोज मेरे हाथ में एक पैकेट थमा देती और मुझे लेकर बाजार चली जाती। मैं वो पैकेट जाकर दुकानदार को दे देती। दुकानदार पैकेट खोलकर देखता और फिर मुस्कुराते हुए मेरी अम्मी को बहुत से पैसे दे देता। मेरी अम्मी मुझे लेकर घर आ जाती। मैंने कई दफा जानने की कोशिश की कि आखिर इस पैकेट में क्या होता है जो दुकानदार हमें बहुत से पैसे दे देता है, मगर मेरी अम्मी मुझे वो पैकेट खोलकर देखने ही ना देती, बल्कि वो तो हर वक्त मुझे एक कमरे में बंद रखती। अचानक एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे एक मर्द के हाथों बेच दिया। वो मर्द मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले गया। मैं उस मर्द के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन अपने शौहर के साथ बाजार गई तो मुझे उस दुकानदार ने देख लिया जिसे मैं पैकेट देकर आती थी। वो भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीट कर ले जाने लगा। मेरे शौहर ने उसे थप्पड़ दे मारा और कहा कि इसका हाथ छोड़ो, ये मेरी बीवी है। तभी उस दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। और सबूत के तौर पर वो अपनी दुकान से वो पैकेट उठाकर ले आया। जैसे ही उसने वो पैकेट खोलकर दिखाया, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम गुलबहार है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरी अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जिसकी वजह से घर का खर्चा बामुश्किल चल जाता था, जबकि अब्बा एक फैक्ट्री में काम करते थे। मगर उस फैक्ट्री वाले के माली हालात इतने खराब हो गए थे कि उन लोगों ने कुछ अरसे के लिए उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। उसकी वजह से वहाँ के सब मुलाजिमीन की मुलाजमत खत्म हो गई और वो घर आकर बैठ गए। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, जिनकी मुख्तसर तनख्वाह थी, जिसमें हम तीनों का ही गुजारा होना नामुमकिन था। मेरे अब्बा चाहते तो रिश्वत भी ले सकते थे, मगर अब्बा हमेशा से दीनदार और ईमानदार शख्स थे। जब मेरी अम्मी अपने हालात से मजबूर होकर उन्हें रिश्वत लेने का मशवरा देती, तो मेरे अब्बा कितनी देर तक लड़ते रहते और फिर मेरे अब्बा की डांट खाकर मेरी अम्मा अपने कानों को हाथ लगाकर रह जाती। मेरी अम्मा बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रही थी। जब मैं छोटी थी तो अम्मा दिन रात मेहनत करती थी। फिर जैसे जैसे मैंने होश संभाला, मैं भी अपनी माँ का काम में हाथ बटाने लगी थी। मेरी अम्मा मुझे काम करता देखकर खुश होती। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी अम्मा ने वो सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया था। मैं तब कम उम्र और ना समझ थी, इसलिए अपनी अम्मा की चालाकी को समझ ना सकती थी और अपनी अम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। हालात खराब होने की वजह से मैं तालीम भी जारी ना रख पाई और यूं मुझे तालीम अधूरी छोड़ता देखकर मेरे अब्बा कितने खफा हुए थे, मगर मैंने किसी न किसी तरह उन्हें मना ही लिया था। मैं बाखुशी काम करके अम्मा को देती। मेरी अम्मा मेरी कढ़ाई किए कपड़े दुकानदार को बेच कर आती और हमारे घर के खर्चे में चंद रुपए का इजाफा हो जाता। फिर ऐसे ही होता रहा। मेरी अम्मा मेरी की हुई मेहनत पर पैसे जोड़ती रही और मैं अपने घर के दिन ब दिन बदलते हालात को देखकर खुश हो जाती। एक दिन मेरी अम्मा बीमार थी और अब्बा भी घर नहीं थे। तब मैंने अम्मा से कहा कि आज ये नक्शे व निगार दुकानदार को कौन दे आएगा। तो मेरी अम्मा मुझसे बोली कि जाओ तुम खुद ही दे आओ, क्योंकि आज मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। अपनी अम्मा के कहने पर मैं बाजार की मशहूर दुकान पर अपनी कढ़ाई की हुई चादरें देने गई तो दुकानदार मुझे ऊपर से नीचे तक अजीबोगरीब नजरों से देखने लगा। मैं दुकानदार की नजरों से खाइफ हो गई थी और अपना चेहरा चादर में छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने भी तय कर लिया कि अब दोबारा दुकान पर कुछ भी देने नहीं जाऊंगी। मेरी अम्मा ही वो दुकानदारों को मेरी बनाई हुई चादरें देने जाती। एक दिन मेरी अम्मा घर आई और मुझसे कहने लगी, अब मुझ जैसी बुढ़िया से इतनी दूर तक नहीं चला जाता, मुझे चक्कर आते हैं। ऐसा कर तू ही जाकर उन्हें चादरें देकर आया कर। अम्मा की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने खुद को घूरते हुए दुकानदार की कहानी अम्मा को सुनाई तो वो कुछ देर तक खामोश रही। फिर मुझसे बोली, कोई बात नहीं, तू अकेली मत जाया कर, मैं खुद तेरे साथ चला करूंगी, बस तू चादरें उठा लिया कर। फिर मेरी अम्मा मेरे साथ ही दुकान पर जाती थी।
उस दिन हम फिर बड़ी सी दुकान में गए थे। उस दुकान का मालिक 32-35 साल का नौजवान था। वो मुझे ही देख रहा था और मैं जिसके खौफ से अपना चेहरा छुपा रही थी। मेरा चेहरा देखकर मेरी अम्मा मुझे डांट रही थी और मुझसे कह रही थी कि पर्दा ना कर, गर्मी का मौसम है, दम घुट जाएगा। अम्मा की डांट पर मैंने अपना निकाब उतार दिया था। उस दुकानदार की नजरें मेरे ही चेहरे पर खड़ी रही थी, जो मुझे अंदर तक झंझोड़ गई थी। हैरत तो तब हुई कि अम्मा ये सब देखकर भी चुप खड़ी रही। फिर मेरी माँ ने एक अजीब सा काम शुरू कर दिया था। घर से निकलते वक्त मेरी माँ चादरों के साथ मुझे एक पैकेट भी थमा देती थी और फिर मुझे महंगी महंगी दुकानों में ले जाती थी। मैं वो पैकेट दुकानदार को देती। दुकानदार वो पैकेट खोल कर देखता और फिर वो दुकानदार मुस्कुराकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे और मेरी सूरत देखकर मेरी अम्मा को मुफ्त में ही महंगी तरीन चीजें दे डालते। कभी कभी तो कोई दुकानदार मेरी अम्मा के मांगने पर पैसे भी दे डालता और मैं उलझकर अम्मा से पूछती कि अम्मा दुकानदार से पैसे क्यों लिए और इस पैकेट में क्या था। तब अम्मा मुझे डांट कर कहती कि मैं हर बात तुझे नहीं बता सकती और खबरदार इस पैकेट के बारे में कभी किसी को बताया तूने, मैं तेरी जान ले लूंगी। बस समझ ले कि ये पैसे मैंने उधार लिए हैं। जब तू मुझे चादरें बनाकर देगी तो वो दुकानदार को देकर मैं उधार चुका दूंगी। अम्मा पर इतने सारे कर्ज का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता। मैं मेहनत करके खूबसूरत डिजाइन बनाकर अम्मा को दे देती और वो मेरी अम्मा खुश हो जाती। उनकी आंखों में चमक पड़ जाती। मेरी अम्मा मेरे सदके वारी जाती। मेरे अब्बा मुझे मेहनत करता देखकर खुश होते थे। कभी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ देते कि मैं हमेशा सुखी रहूंगी। मगर मैंने ये बात गौर की थी कि मेरी अम्मा ना जाने मुझे अपने बाप से ज्यादा बातें क्यों नहीं करने देती थी। मैं जब भी अपने बाप से किसी चीज की फरमाइश करती तो अम्मा आ जाती और मुझे किसी न किसी बहाने अपने साथ ले जाती कि गुलबानो मेरे साथ चल, नया काम मिला है, उसे करने में बहुत वक्त लगेगा। मैं अम्मा का ख्याल करके अब्बा से अपने दिल की कोई बात किए बगैर ही रह जाती थी। मगर मैं भी अपने अब्बा से अब्बा जितनी ही मोहब्बत करती थी और मेरी मोहब्बत से मेरे अब्बा बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ थे। फिर ऐसा ही होने लगा था। अम्मा अब्बा से चोरी मुझे हर रोज पैकेट पकड़ा देती और अपने साथ बाजार ले जाती थी। मगर जब अब्बा घर पर होते तो अम्मा खुद ही चली जाती। फिर दुकानदारों से बहुत सारी चीजें खरीद लाती। चीजें बड़ी महंगी होती थी, जिनकी कीमत हजारों में होती थी और हम जैसे सफेद पोश लोग ऐसी चीजों को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जब मेरे अब्बा महंगी चीजों के बारे में पूछते तो मेरी अम्मा कहती कि ये सारा कमाल तो हमारी बेटी का है। गुलबानो ऐसी मेहनत करती है कि दुकानदार ज्यादा कीमत में चादर खरीद लेता है और मैं उन पैसों से ये सारी चीजें खरीद लाती हूँ। मेरी अम्मा की बात सुनकर मेरे अब्बा खामोश हो जाते। फिर वो दोबारा कोई सवाल नहीं करते थे। उन्हीं दिनों मैंने एक बात गौर की थी कि मेरी अम्मा अब्बा के घर से बाहर जाते ही मेरे कमरे की कुंडी चढ़ा देती थी। मैं अपने छोटे से कमरे में कढ़ाई करने में मगन रहती थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। और फिर जब अब्बा के घर आने का वक्त होता तो अम्मा कुंडी खोल देती थी। ये मेरे साथ अक्सर होने लगा था। मैं अम्मा की बात समझ नहीं पाती थी। अम्मा से वजह पूछती तो अम्मा कहती, इसलिए तेरे कमरे की कुंडी चढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे पास बाहर की औरतों का आना जाना लगा रहता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इन औरतों की नजर में हमारा काम पड़े और हमारे काम को नजर लगे। मैं अम्मा की बात सुनकर उनसे इत्तफाक कर लेती थी और उनसे फिर कुछ नहीं पूछती थी। ऐसे ही उस दिन मैं अपना काम निपटा रही थी। मैं अपने काम में बुरी तरह मगन थी। तभी मुझे बाहर से किसी की आवाज आई थी। कोई तेज तेज लहजे में चीख कर बातें कर रहा था। वो किसी मर्द की आवाज थी। मैं तजस्सुस में पड़ गई थी कि बाहर कौन है और क्यों मेरी अम्मा पर यूं चीख रहा है। तभी मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी और दरवाजे तक जा पहुंची। मेरी अम्मा हमेशा दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाती थी। मुझे लगा आज भी अम्मा ने बाहर से कुंडी चढ़ाई होगी, मगर आज मेरी अम्मा कुंडी लगाना भूल चुकी थी। शायद इसलिए मैंने दरवाजा अंदर की तरफ खींचा तो वो खुलता चला गया था। मैं खुश होकर बाहर निकल आई, मगर बाहर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैं जो समझ रही थी कि मेरी अम्मा और अब्बा के दरमियान झगड़ा चल रहा होगा, मगर बाहर तो मेरे अब्बा नहीं थे, वहां तो कोई और ही मौजूद था। वो मेरी अम्मा से झगड़ रहा था, मेरी अम्मा को गालियां बक रहा था और मेरी अम्मा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे देखकर वो शख्स अचानक से चुप हो गया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उस शख्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। तब वो शख्स अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और यूं ही अजीबोगरीब नजरों से घूरते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मैं उसके यूं हाथ थामने पर चीख रही थी, अम्मा से कहती रही कि मुझे इस दरिंदे सिर्फ इंसान से बचाओ, मगर मेरी अम्मा खामोश ही खड़ी रही, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फिर उस शख्स ने मेरी अम्मा से कहा था, मैंने तुम्हें जितनी रकम दी है उसके बदले अपनी बेटी शराफत से मेरे हवाले कर दे, वरना मुझे पैसे भी निकलवाने आते हैं और तेरी बेटी भी मुफ्त में मेरे हत्थे चढ़ जाएगी। उस शख्स की बात सुनकर मेरी अम्मा घबरा गई थी। तभी वो बोली थी कि तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अगर तू चाहे तो इसे ऐसे ही ले जा सकता है, या फिर चाहे तो ब्याह कर इज्जत से भी ले जा सकता है। मेरी अम्मा की बात सुनकर तो वो मुझे ऊपर से नीचे तक अजीबो गरीब नजरों से देखता रहा था। फिर मेरी माँ से बोला कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता, मैं इसे अपने साथ ब्याह कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी अम्मा खुश हो गई और मेरे लाख शोर डालने के बावजूद मेरी अम्मा ने मेरा निकाह उस अनजान शख्स से करवा दिया था और मैं आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकी थी। फिर मेरी अम्मा ने मेरे बाप के आने से पहले ही मुझे उस शख्स के साथ रुखसत करवा दिया था और मैं कहती रही कि अब्बा को तो आने दो, मगर मेरी एक न चली थी। फिर जब अब्बा घर लौटे तब मेरी अम्मा आंसू बहाने लगी थी। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा से रोने की वजह पूछी तो मेरी अम्मा ने रोते हुए अब्बा से कहा था कि आपकी बेटी अपने आशिक के साथ दिन दिहाड़े घर से भाग गई है। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे ही मारने की धमकियां देने लगी थी। उसके आशिक ने मुझे भी गालियां दी और अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी। मैं ना कहती थी कि आपकी बेटी हाथ से निकली जा रही है। ना जाने कैसे मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। मेरी अम्मा बयान कर रही थी। मेरे अब्बा को मेरी अम्मा की बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो थके हुए लहजे में मेरी माँ से पूछने लगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है मेरी बेटी की बदकिरदारी का। वो तो बहुत नेक थी और ऐसे मुझे रुसवा करके नहीं जा सकती। और तब मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा से कहा कि आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप उन दुकानदारों से जाकर पूछ लें जिनसे आपकी बेटी हर बार नई नई चीजें लेकर आती थी। मैं जब भी उससे पूछती तो वो कहती, अम्मा बस आप यही कहना कि ये सारी चीजें आप लाई हैं ताकि आपको शक ना हो। और फिर मेरे बाबा अपना सर पकड़कर रह गए थे। उन्हें मेरे यूं अचानक चले जाने का शदीद ज़हनी धचका लगा था। दरअसल मैं जिसे अपनी माँ समझती आई थी वो मेरी सकी माँ नहीं थी, बल्कि वो मेरी सुतीली माँ थी। मेरी माँ तो कब की फोत हो गई थी और अब्बा को यहाँ लाहौर में एक और औरत पसंद आ गई थी। वो पठान नहीं थी, मगर फिर भी अब्बा ने उससे शादी कर ली थी। मेरी सौतेली अम्मा अब्बा को कोई औलाद भी ना दे सकी थी, इसलिए अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे लिए अब्बा की मोहब्बत देखकर मेरी माँ अंदर से जलन महसूस करती थी। वो हमेशा मुझसे खार खाती थी, मगर अब्बा की वजह से आज तक वो अपने अंदर की नफरत को बाहर नहीं निकाल पाई थी। अब्बा पर मेरी अम्मा ने यही जाहिर किया था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और अपनी सकी औलाद की तरह मेरी परवरिश करती हैं, मगर वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। दरअसल वो चाहती थी कि घर में उनका राज हो और मैं जो अपने अब्बा की आंखों का तारा थी उनकी निगाहों से बुरी तरह उतर जाऊं। और वो जानबूझकर मेरे सामने पैसों का रोना रोती थी और मुझे अब्बा की मेहनत का एहसास करवाती थी। अम्मा को पैसों के लिए मारा मारा देखकर मैंने अपनी पढ़ाई तक बंद कर दी थी और अम्मा के काम में उनका हाथ बटाने लगी थी। मुझसे दिन रात मेहनत करवा कर भी मेरी अम्मा का जी नहीं भरता था। वो मुझे अपनी जिंदगी से दूर फेंकना चाहती थी। तभी जब मैंने पहली बार उन्हें दुकानदार के साथ अजीब बर्ताव के बारे में बताया था तो मेरी अम्मा की शैतानी जहन में एक शैतानी ख्याल आया था। तब वो जानबूझकर खींच कर मुझे अपने साथ दुकान पर ले जाती और वो पैकेट देने को कहती, और आज तक मुझे नहीं बताया था कि उस पैकेट में क्या है, मगर वो पैकेट में दुकानदार को देती तो दुकानदार उस पैकेट के बदले मेरी माँ को बहुत से पैसे दे देता था। यहाँ तक तो सब ठीक था, मैं ये सब बर्दाश्त भी कर रही थी, मगर आज मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था। मैं अपनी माँ की सफाकी पर आंसू बहा रही थी। साथ ही अब्बा के बारे में भी सोच सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि अम्मा ने अब्बा को क्या कहा होगा। अब्बा को मेरे यूं अचानक निकाह का सुनकर कितना बड़ा ज़हनी धचका लगा होगा। मेरा निकाह हो चुका था और उस शख्स को अपने सामने देखकर मेरी आंखों में नफरत उमड़ आई थी। मैंने नफरत से उसे कहा था कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे चंद नोटों के बाइस तुम्हारी गुलाम बनी रहूंगी, तो तुम्हारी सोच गलत है।
میں کبھی تمہارے آگے نہیں جھکوں گی اور نہ ہی تم سے ڈروں گی۔ میری بات سن کر وہ شخص ہنسنے لگا تھا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ ایک پل کے لیے میں الجھ گئی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ پھر وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ کون کم بخت تمہیں یہاں غلام بنانے لایا ہے؟ تم تو ہمیشہ سے میرے دل کی ملکہ تھی اور رہو گی۔ میں اس شخص کی بیہودہ باتیں سن کر نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس شخص کو ختم کر دوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے سارے خدشات بھول جاؤ۔ میں چاہتا تو تمہیں ویسے بھی استعمال کر کے پھینک سکتا تھا، مگر میں نے تم سے نکاح کر کے تمہیں ترجیح دی ہے تاکہ میرے علاوہ کوئی تمہیں میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنا نام دیا۔ مجھے اس شخص کی ساری باتیں جھوٹ لگتی تھی۔ پھر میری اجازت کے بغیر وہ مجھے پر اپنا حق استعمال کرتا اور میں اپنی ماں کی خود کے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ وہ شخص جس کے نام سے بھی میں ناآشنا تھی، اس کا نام وسیم تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے اپنی ہی دکان میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری اماں کے پاس میرا رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر میری اماں لالچ میں آ چکی تھی۔ میری خوبصورتی سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اپنی لالچ میں میری اماں نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا تھا۔ پھر وسیم نے مجھ تک آنے کے لیے دوسرا راستہ اپنایا تھا۔ وہ شاید میری ماں کی نیت سمجھ چکا تھا، تبھی میری ماں کو پیسوں کا لالچ دیتا رہا۔ میری ماں میرے نام سے اس سے پیسہ ہڑپتی گئی، مگر اب وہ میری ماں کی چال کو سمجھ چکا تھا، تبھی مجھے اپنی ماں کے جنگل میں پھنسنے سے پہلے ہی اپنے نام کروا لیا تھا اور مجھ پر اپنا حق بھی استعمال کر لیا تھا۔ دوسری صبح میں اپنی برباد زندگی کا ماتم مناتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی، تبھی میرا شوہر میرے پاس آیا تھا اور میرا تھام کر نرمی سے کہنے لگا، تم میرے پاس اپنے گھر سے بھی زیادہ محفوظ ہو۔ اگر تم کچھ دن مزید اپنے گھر رہتی تو تمہاری ماں تمہیں لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ تم نہیں جانتی تمہاری ماں کتنی لالچی عورت ہے، اسے تمہاری عزت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے اپنے ابا کی بہت یاد ستا رہی تھی، تبھی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ان سے مل کر انہیں ساری سچائی بتا دوں گی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میں چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میری اماں مجھے دیکھ کر ایک دم سے شور ڈالنے لگی تھی، کہنے لگی کہ تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ پہلے ہی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر ہمارے منہ پر کالک مل گئی ہے اور اب بڑی دیدہ دلیری سے منہ اٹھا کر چلی آئی ہے۔ میں اپنی اماں کی باتیں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ میری ہی اماں ہے جو مجھ سے دن رات بے تحاشا محبت کے دعوے کرتی رہتی تھی، اور اب میری غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ مجھے ہی الزام دے رہی تھی۔ میں اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف سے میرے ابا کہیں سے نکل آئے تھے اور مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میں حیران سی اپنے پیارے ابا کو دیکھنے لگی تھی، تبھی میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں شور مچانے لگی، تبھی ابا نے میرے منہ پر دروازہ مارنے سے پہلے مجھے نفرت سے کہا تھا، تو میرے لیے مر چکی ہے اور میں تیرے لیے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہہ سکی تھی۔ جن قدموں سے آئی تھی ویسے ہی واپس مڑ گئی تھی، مگر میرے اندر اماں اور اس شخص کی نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ان دونوں کو ہی ختم کر دوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میرا شوہر میرا بہت دھیان رکھتا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی طرح اپنے شوہر کے گھر میں کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں دن بھر فارغ رہتی اور میرے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آتے رہتے۔ کبھی جی چاہتا چھت سے چھلانگ لگا دوں تو کبھی جی چاہتا پنکھے سے لٹک جاؤں۔ ایسے ہی ایک دن میں بازار گئی تھی۔ گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا اور میں نے اپنے شوہر کو راشن یاد نہیں کروایا تھا۔ بازار سے اپنے گھر کا راشن خرید کر میں واپس لوٹ رہی تھی، تب بھی کوئی پیچھے سے آیا اور میری کلائی تھام کر مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ میں اپنے ناخنوں سے اسے مار کر اس شخص کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہ آدمی مجھے اور میری اماں کو گالیاں بکتے ہوئے کہنے لگا، تیری اماں نے مجھ سے تیرا سودا کیا تھا اور اب جو میں تجھے ڈھونڈتے ہوئے تیرے گھر پہنچا تو تیری ماں بہانے بنانے لگی۔ آج تو میں کسی نہ کسی طرح اپنی پیاس بجھا کر ہی رہوں گا، تجھے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ میں اس شخص کی بات سن کر دہل سے گئی تھی، وہ نہ جانے مجھے کہاں لے جا رہا تھا۔ تبھی وہاں میرا شوہر چلا آیا اور اس شخص کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ شخص بل بلا کر میرا ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی وہ شخص کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا،
इस लड़की की शादी तो मुझसे होने वाली थी। मैंने रोते हुए कहा कि ये सब झूठ है। सबूत के तौर पर वो भागता हुआ गया और अपनी दुकान से वो पैकेट उठाकर ले आया जो मैं अपनी अम्मा के साथ उसे दे आई थी। पैकेट खोलकर जो चीज उसने मेरे शोहर को दिखाई, उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सुतीली माँ किस हद तक गिर चुकी थी। उस पैकेट में मेरी बहुत सी तस्वीरें थी और साथ एक कागज था जिस पर लिखा था, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, अगर आप मेरी माली मदद कर दें तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगी। ये तस्वीरें सब मेरी बेटी की हैं। आज मुझे पता चला था कि दुकानदार मुझे अपनी गलीज निगाहों से क्यों देखते थे। फिर मेरे शोहर उस शख्स ने मजीद हाथापाई हो गई। मेरे शोहर ने उसे लाते घुंसे मारकर उसका बुरा हाल कर दिया। फिर यूं ही गुस्से में वो मेरा हाथ खींचकर मुझे घर ले आया और मुझसे सख्ती से कहने लगा कि आइंदा मैं तन्हा बाहर ना निकलूं। मैं उसकी बात का कोई जवाब ना दे सकी क्योंकि मेरे हवास गुम हो चुके थे। मुझे खबर नहीं थी कि मेरी अम्मा मेरे लिए इतना घटिया गड्ढा खोद रही थी। जब एहसास हुआ तो मुझे अपने शोहर की भी कदर होने लगी, जिसकी बदौलत आज मैं सर उठाकर इज्जत से जी रही थी। फिर मैंने भी तय कर लिया, आज से मैं अपने शोहर को ही इज्जत दूंगी जो एक बीवी अपने शोहर को देती है। उससे वैसे ही मोहब्बत करूंगी जैसे वो मुझसे करता है। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को तलाक दे दी है क्योंकि उन्हें सारी हकीकत का इल्म हो चुका था। उन्होंने उस औरत से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मैं अपने शोहर और अपने अब्बा के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ।